Start again.
बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है अभी? यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी मैसेज डाल दिया कि 8:45 पे स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट वेट कर लीजिए क्योंकि नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरे साइड से कुछ पीसी में प्रॉब्लम आ गई थी तो रीस्टार्ट करना पड़ा, इससे समय लग गया। तो हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो याद होगा आपको हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। आज क्वेश्चंस करने तो उसके हाइड्रोलिसिस का थ्योरी पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, ठीक है। आज हमको हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस पे फोकस करना था, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? किसी सॉल्ट को पानी में डाला, वो आयनों में टूटा, जो आयन बने अगर वो आयन स्ट्रांग हुए तो वो पानी से रिएक्ट करके पानी को अपने जैसा कर देंगे, यानी अगर वो एसिड है तो पानी को एसिडिक कर देंगे, अगर वो आयन बेसिक है तो पानी को बेसिक कर देगा, है ना। इसी में हमने 4 केस डिस्कस किए थे। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस और वीक एसिड वीक बेस, ये चारों डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हमें इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी, इन पे क्वेश्चंस करने, राइट। थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों और कुछ नोट लिखने। सो नोट से शुरुआत करते हैं हम लोग। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखिए। नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि सॉल्ट ऑफ, पहले एक समरी लिखते हैं, है ना। हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये जरूरी है थोड़ा सा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। एक रिकॉल कर लेते हैं, समरी है बच्चों जो चारों केस के एक साथ, है ना। हाइड्रोलिसिस होगी क्या? हाइड्रोलिसिस होगी क्या? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इस सॉल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। यानी सॉल्ट में एक तो इसका कॉन्जुगेट होगा जो वीक होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा जो वीक होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें देखिए इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। फिर आइए इधर में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। बच्चों इसमें वीक बेस का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा जो हाइड्रोलाइज होगा, इसका कॉन्जुगेट वीक होगा जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी इस सॉल्ट की भी हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि एक आयन तो हाइड्रोलाइज हो रहा है। आइए तीसरे केस में चलते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा जो हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक होगा जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये आयन हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलिसिस तो होगी। आखिरी केस देखिए, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड होगा, ये भी हाइड्रोलाइज होगा, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस कहां कहां होती है? इस पहले वाले को छोड़ के बाकी सब में हाइड्रोलिसिस होती है। ओके चलिए, अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो बच्चों सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम चारों केस डिस्कस करके एक समरी में बात कर। देखो जरा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा। यहां बताइए वीक बेस का कॉन्जुगेट, ध्यान रखना बच्चों, वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा और वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। यहां कौन हाइड्रोलाइज होगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट, ध्यान दीजिएगा, यहां हाइड्रोलाइज कौन होगा, वीक बेस का कॉन्जुगेट, और बच्चों वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, तो एसिडिक हो गया। यहां इस पे देखिएगा, ये तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, ये होगा किसका, वीक एसिड का कॉन्जुगेट, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा। और लास्ट में देखिए बच्चों, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, इसमें वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाइड्रोलाइज होगा, सॉल्यूशन को क्या करेगा, बेसिक, इसका कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्या करेगा, एसिडिक, तो सॉल्यूशन को एसिडिक भी करेगा बेसिक भी करेगा, दोनों हो सकता है, डिस्कस तो हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, कि दोनों हो सकता है। तो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनमें कौन डोमिनेट कर रहा है,
ये आयन डोमिनेट कर रहा है, सॉल्यूशन बेसिक होगा, ये आयन डोमिनेट कर रहा है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। कौन आयन डोमिनेट कर रहा है, राइट? डोमिनेटिंग आयन के बेसिस पे चेंज होगी चीजें। जो लोग लेट ज्वाइन की उनको बता दूं, पिछली क्लास में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट डिस्कस किया था, उसके सारे केस को समराइज कर रहे हैं बस, ठीक है? एक फॉर्मूलेट सारे एक साथ लेके आ रहे ताकि याद बनाए माइंड में, हम कंपेयर कर पाए, ठीक है? चलिए तीसरा एक और केस था बच्चों, दैट इज सॉरी ये फिर क्या था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहां तो हाइड्रोलिसिस होती नहीं है, इसमें डिग्री होती है H इक्वल टू रूट ऑफ KH/C। यहां भी H इक्वल टू रूट ऑफ KH/C, और बच्चों इसमें H इक्वल टू कुछ ऐसा था, रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH, ऐसा आया था, है ना? ये थी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाउ KH कितना होता था, KH देखो यहां तो हाइड्रोलिसिस नहीं, उसको छोड़ दो, इसका KH जो होगा KW अपॉन समथिंग, इसका जो KH होगा वो भी KW अपॉन समथिंग, इसका जो KH था वो भी KW अपॉन समथिंग बच्चों, और समथिंग में वो आता है जो वीक है। यहाँ कौन वीक है, यहाँ बेस वीक है, बेस वीक है तो यहाँ K भी आ जाएगा बेस का। इस केस में एसिड वीक है तो एसिड का K आ जाएगा। यहाँ दोनों वीक हैं तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, K इंटू के बी। ये सब डराइव किए थे हमने लास्ट क्लास में, ठीक है ना? किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस के 4 केस थे, चारों केस को लास्ट क्लास में डराइव करने का था। आज मैं सिर्फ इनको समराइज करा रहा हूँ क्या क्या रिजल्ट आए थे। और लास्ट में पीएच, लास्ट में पीएच आया बच्चों, पीएच। इसका पीएच तो रहता है pKw/2, हाफ pKw। क्यों, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच क्या होता है, हाफ pKw। अच्छा इधर देखिए, यहां पे पीएच होगा हाफ pKw, सभी में होगा, है ना? हाफ pKw सब में होगा। यहां क्या हो जाएगा, जहां एसिड वीक है, एसिड वीक है, यहां हो जाएगा माइनस pKb माइनस log C। जहां पे ये एसिड वीक है, यहां हो जाएगा प्लस pK प्लस log C, और यहां हो जाएगा प्लस pK माइनस pKb। देखिए बच्चों, इस प्रकार के सारे ये फॉर्मूले हमने एक साथ जो लिख दिए सामने, ये हमने डेराइव भी किए थे, ठीक है? ये थी हाइड्रोलिसिस के 4 केस, ठीक है? याद रखिएगा सबके KH हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सबका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सबका पीएच, ठीक है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो बेसिक तरीका तुमको पता है क्या, जो भी सॉल्ट देगा उसको आयनों में तोड़ेंगे, जो आयन बन गया उनको हम ऑब्जर्व करेंगे कहीं कोई आयन स्ट्रॉन्ग तो नहीं, जो आयन स्ट्रॉन्ग उसकी पानी से रिएक्शन लिखेंगे, वही रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है? जो लास्ट क्लास में पूरा किया। एक समरी नोट कर लीजिए, इस समरी थोड़ा काम की रहती है, याद रहेंगे फॉर्मूले तो अच्छा है, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है समरी जरूर लिखिए, पूरा याद रखिए, क्योंकि उनको लिंक करके हम नोट नंबर 2 बनाएंगे, इसी को लिंक करके हम लोग नोट नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट बस मैं फोटो ले लूं, उसका काम हो गया मेरा। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 देखिए, 1 मिनट।
हम्म, आगे देखिए नोट नंबर 2 बच्चों। नोट नंबर 2 ये है कि K इंटू के बी का प्रोडक्ट KW होता है, या फिर PK प्लस PKB का सम PKW होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये वैलिड है फॉर कॉन्जुगेट। इट इज वैलिड फॉर कॉन्जुगेट। ये KB किसके लिए होना चाहिए? कॉन्जुगेट के लिए होना चाहिए, फॉर कॉन्जुगेट। मतलब ये PK PKB कॉन्जुगेट के लिए होना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक हल्का सा पॉइंट यहाँ आ जाओ, देखो इधर जरा ध्यान देना बच्चों। अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, पानी में जैसे ही डालेंगे ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन में टूट जाएगा। ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा। कैसे होगा देखिएगा, CH3CO माइनस हाइड्रोलाइज होगा, पानी से रिएक्ट करेगा लाइक दिस। क्योंकि निगेटिव है, पानी में मौजूद H को अपने से अटैच कर लेगा, CH3COO, और पानी का H इससे अटैच हो गया तो OH अलग हो जाएगा। ये देखिए, पानी का H अटैच हो गया तो OH अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो गई बच्चों। इसमें ये जो है ना, ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका जो वो होगा KH, ये हो जाएगा KW अपॉन समथिंग। समथिंग में वीक कौन है? अरे एसिड वीक है, तो समथिंग में आ जाएगा K, आ जाएगा KW अपॉन K। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी लिखा था फॉर्मूले में। इसमें ये जो जो हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये एसीटेट का पार्ट है, तो ये और ऑब्वियसली जो पानी से रिएक्ट करेगा तो ये एसिड बनाएगा, साथ में OH बनाएगा। सॉल्यूशन बेसिक कर रहा है, ठीक है। KH हो गया KW अपॉन समथिंग। समथिंग में उसका K आता है जो वीक होता है। वीक कौन है यहाँ पे? ये तो एसिड वीक, इसलिए K आ गया। लेकिन K किसका होगा बच्चों? ये K होगा एसिटिक एसिड का। ध्यान दीजिएगा, ये जो इधर लेके आए इसी को इधर डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ये K होगा एसिटिक एसिड का, जो एसिड है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये KH क्या है बच्चों? KH क्या है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही KH है, यही KH है। ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, राइट। हम्म, लेकिन जरा इसमें देखो, ध्यान दीजिएगा, ये एसिड इस रिएक्शन में ये ठीक है, पानी इसके पानी के रिस्पेक्ट में तो हाइड्रोलाइसिस है, इसके रिस्पेक्ट में सोचो ये क्या आयन क्या कर रहा है। ये आयन पानी से रिएक्ट करके OH आयन बना रहा है। ध्यान दीजिए, ये आयन पानी से रिएक्ट करके OH आयन बना रहा है, मतलब एसिटेट आयन इस रिएक्शन में बेस का काम कर रहा है। एसिटेट आयन यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, ठीक है ना। बस इसी को पकड़ लो, एसिटेट आयन बेस का काम कर रहा है, इसी को पकड़ लो। क्या पकड़ना है देखो, समझो बच्चों कि पानी से रिएक्शन हो रही है इसलिए हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बोले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पानी से रिएक्शन हो रही है इसलिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोल दिया हमने, ठीक है। लेकिन उसी रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, ये एज बेस काम कर रहा है उसी रिएक्शन में। क्यों? OH आयन बना रहा है। तो उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक और नाम देंगे कि सर केस तो है ही, इसी को हम लोग बोल सकते हैं KB। किसका KB? अरे इस आयन का, एसिटेट आयन का KB। तो जो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की है वही रिएक्शन पानी के रिस्पेक्ट में हाइड्रोलिसिस है, लेकिन एसिटेट आयन के रिस्पेक्ट में वो KB हो गया। मतलब जो KH है उसी को KB ऑफ एसिटेट आयन बोल सकते हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं KB ऑफ एसिटेट आयन, है ना। अब हम लोग इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये रिलेशन आ जाएगा, इस पर लिखा हुआ क्या आएगा देखिएगा, ये K इधर आ जाएगा, KB तो है इधर, तो K ऑफ एसिटिक एसिड, KB ऑफ एसिटेट आयन इक्वल टू KW। देखो बच्चों ये आ गया, इसको आप बोल सकते हैं K इंटू KB, K इंटू KB इक्वल टू KW। वही रिलेशन है जो ऊपर लिखा हुआ है ये। तो K और KB का प्रोडक्ट KW होता है, या फिर लॉग अप्लाई कर दो तो PK प्लस PKB का सम PKW होता है ना। ये इस एग्जांपल मैंने समझाया कि हर जगह ये सारे केस में ऐसे ही आता है कि जब भी K इंटू KB का प्रोडक्ट KW लिखा, समझ लेना ये दोनों कॉन्जुगेट के होंगे। अगर ये एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर ये बेस होगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, राइट। K KB का प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है
कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू समझ पाओगे के केबी का प्रोडक्ट, के इंटू केबी केडब्ल्यू जो होता है, यहाँ पे के केबी कॉन्जुगेट के लिए डिफाइन होते हैं, के केबी कॉन्जुगेट के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, के फॉर HCN इज 10⁻⁴ या 10⁻⁶ मान लीजिए, फाइंड KB फॉर CN-, अब देखो KB फॉर CN-, या फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछे तो भी एक ही बात, तो कहो इसी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी से करना है, K इंटू केबी का प्रोडक्ट KW होता है, हमको अच्छे से पता है कि दोनों कॉन्जुगेट होते हैं, HCN ये H+ आयन और CN- आयन में टूटता है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट हैं, ये एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, इसका K ले लोगे, इसका KB ले लोगे, प्रोडक्ट KW आ जाएगा, अपने आप वैल्यू जो चाहिए निकल आएगी। फॉर्मूले का यूज करिए, मुझे लगता है आंसर आने में एक लाइन एक मिनट नहीं लगेगा। क्लियर, बस पता होना चाहिए ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, राइट। तो एक बार इसको नोट करें कि के केबी का प्रोडक्ट जो होता है KW होता है, जहां के और केबी कॉन्जुगेट के लिए होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन की तरफ मूव करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लें। बस हम 2 पॉइंट देख चुके हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 में समरी, और नोट नंबर 2 में क्या देखा हमने, नोट नंबर 2 में देखा हमने कि के और केबी का प्रोडक्ट क्या होता है, और ये दोनों कॉन्जुगेट्स के लिए होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। आई थिंक सभी आपने कर लिया, फॉर्मूला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, इसमें रखो सीधे के इंटू केबी को KW, के दिया है, केबी निकल आएगा, KW आपको पता है 10⁻14 होता है। जो मैंने प्रूव किया इसके लिए हर 2 कॉन्जुगेट के लिए वैलिड है, चाहे एसिड का कॉन्जुगेट हो चाहे बेस का कॉन्जुगेट हो। हम्म, देखो बच्चों, नोट नंबर 3, एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है वो एसिड और बेस का काम भी कर सकता है, हाइड्रोलिसिस भी कर हो सकती है उसकी। तो एम्फीप्रोटिक का मतलब हाइड्रोलिसिस एज वेल एज वीक एसिड और वीक बेस, इन दोनों का काम करे वो। फॉर एग्जांपल समझिए, देखिए बच्चों, जैसे हमने लिया H2S, ये टूटेगा H+ आयन और HS- आयन में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता है। HS- फिर से टूटेगा H+ आयन सल्फाइड आयन में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होता है। अब बच्चों है क्या, अगर आपको ये आयन दे दिया जाए, ये आयन, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट में समझिएगा, आपको गिवन है, क्या गिवन है, NaHS। अब आपको NaHS गिवन है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे इसको पानी में डालोगे NaHS को, ये पानी में डालते ही Na+ आयन और HS- आयन में टूटेगा, जो कि कोई भी सॉल्ट करता है। लेकिन बच्चों ये आयन हमारे पास ये 2 काम कर सकता है, ये HS-, एक तो ऐसे आयनाइज हो सकता है, तो एक तो ये आयनाइज हो सकता है, ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे एज एसिड काम कर सकता है, अगर एसिड काम करेगा तो टूटेगा H+ आयन और S- आयन में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K2 है, यही वाला, ये टूट रहा है H+ आयन HS- आयन में, K2 यही वाला। लेकिन साथ ही साथ एक काम और हो सकता है, क्या, अगर पहले स्टेप को देखा जाए तो ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है,
तो बच्चों जो कॉन्जुगेट बेस है और ये पानी में है तो पानी से रिएक्ट भी कर सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी से रिएक्ट करके, नेगेटिव है ना, पानी के एच को यहाँ जोड़ दे, पानी का एच इससे जुड़ जाएगा तो एच इससे जाएगा, बनेगा H2S, और पानी का OH अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे। तो ये जो आयन बना, ये आयन दोनों काम कर सकता है, एज एसिड का काम भी कर सकता है, फिलहाल अपना H+ आयन रिलीज करके आयनाइज भी हो सकता है और हाइड्रोलाइज भी हो सकता है। तो हाइड्रोलाइज हुआ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KH, जो कि KW अपॉन K होता, किसका K, जो यहाँ बन रहा है उसका K, ये बन रहा ना H2S, तो H2S का K क्या है, H2S का K1 है, तो K1 कर दो। देख लो बच्चों, ये जो है ना गिवन है, हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट को पानी में डाला, आयन बने, इसमें ये आयन आयनाइज भी हो सकता है दूसरे स्टेप के जैसा, और हाइड्रोलाइज भी हो सकता है। तो अब ऐसे केस में अगर ये आयनाइज होगा तो H+ आयन बनाएगा, और हाइड्रोलाइज होगा तो OH आयन बनाएगा, H भी बनाएगा और OH भी बनाएगा। जब दोनों आयन बनेंगे बच्चों तो सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक। पीएच कैसे निकालेंगे, तो कहते हैं इसका पीएच निकालने का जो तरीका है, इसका पीएच निकालने का जो तरीका है वो पीएच हो जाता है pKa1 प्लस pKa2/2, ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें H+ आयन ऐसा आता है, H+ आयन निकाला जाता है तो ये आता है √K1 K2 ऐसा। तो पीएच ऐसे आता है। इसको एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है पहले समझ लो। एम्फीप्रोटिक जो हाइड्रोलाइज भी हो आयनाइज भी हो, जैसे कि ये HS-, पहले मैंने समझा इसके बारे में, या ऐसी किसी कारण समझिए जो मल्टी स्टेप में टूटते हैं ना ऐसे, उनका कोई सॉल्ट ले लिया, ये सॉल्ट आयन बनाएगा, ये आयन आयनाइज भी होगा और हाइड्रोलाइज भी होगा। तो आयनाइज होगा तो H+ आयन देगा, हाइड्रोलाइज होगा तो दूसरा आयन देगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसका क्या है KH, KW कौन समथिंग समथिंग में वो आता है जो यहाँ बनता है ये ऐसे। तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका पीएच निकालने का तरीका है pK1 प्लस pKa2/2, ये तरीका है, ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, राइट। तो इसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, इसका पीएच हम ऐसे निकालेंगे। कौन से दो के लेंगे, K1 K2 में कौन से लेंगे, देखो पहला के उसका लेंगे जो आयनाइजेशन स्टेप उसका के ले लो, दूसरा जो हाइड्रोलाइज किया है, हाइड्रोलाइज करने पे जो यहाँ बन रहा है, जो ये बन रहा है उसका के ले लो, बस यही दो के लेने। यहाँ जो बना उसका के, इसका तो अपना K2 है ही, जो आयनाइज हो रहा है उसका तो K2 के ले लेना, साथ में यहाँ कौन से लोग जो भी यहाँ बना उसका के लेना, ठीक है। ऐसा दो के ले लोगे और इन दोनों के का एवरेज ले लोगे तो पीएच आ जाएगा। क्लियर, ये एम्फीप्रोटिक आयन के लिए होता है। अब मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिसिस में हमें क्या क्या करना है। बेसिक केस है ना, समरी करी फिर हमने, और आज फिर देखा कि के का प्रोडक्ट KW होता है, और अभी क्या देखा एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है। एम्फीप्रोटिक आयन को कैसे डील करना है, क्लियर। एम्फीप्रोटिक आयन दो जो है वो आयनाइज हाइड्रोलाइज दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं कि बच्चों ये एसिड है, ठीक है H+ है, हो सकता है ये बेस कुछ ऐसा बनता है जो बेस होता है, एक OH आयन देता है, यहाँ से आयनाइज होने OH देता है, हाइड्रोलाइज होने पे H+, जो भी है करना ऐसे ही है, तरीका ही है, राइट। सबको एम्फीप्रोटिक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर करूंगा, ठीक है ना। एम्फीप्रोटिक से जुड़ा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, जो हम सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मिनट दीजिए हमको बस।
देखिए बच्चों, ये एम्फीप्रोटिक आयन है, इसका पीएच निकालिए कितना आ रहा है। तरीका तो मैंने बताया बोर्ड पे भी, सॉल्व करिए इसको। आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, बच्चों करना क्या है, pk1 प्लस pk2/2। एच प्लस साइन निकालना है, तो एच प्लस साइन क्या होगा, रूट ऑफ k1 k2। एच प्लस साइन का फॉर्मूला बोर्ड पे भी है, उसके जस्ट नीचे पीएच का फॉर्मूला है। एम्फीप्रोटिक में करना क्या, एम्फीप्रोटिक पहचानेंगे कैसे, ये लगता है पहचान तो आप पा रहे होंगे। कितना आंसर आया बच्चों, खाली यही करना, pk1 प्लस pk2/2। बल्कि एक और आसान क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट नीचे लिख दिया, उसमें आपको लॉग भी नहीं लेना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, देखो। वो भी एम्फीप्रोटिक टाइप ही है। ऊपर वाला तो करो, ऊपर वाले में लॉग अप्लाई कर, नीचे में लॉग अप्लाई नहीं, सीधे सीधे आंसर बताओ फटाफट में, आंसर अब आंसर बताओ कि हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर कितना है बच्चों, फर्स्ट वाले का, जल्दी बताओ। मेरे पास का आंसर 8.34 दिया है, कितना आ रहा है देखो जरा। क्योंकि देखो ये है एम्फीप्रोटिक, पहले पहचान तो लो ये एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है। ये कैसे, NaHCO3 जैसे ही पानी में डालोगे ये Na प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन में टूटेगा। सॉरी, अब HCO3 माइनस आयन के पास दो ऑप्शन है, एक में आयनाइज हो सकता है वो, और दूसरे में हाइड्रोलाइज हो सकता है वो। आयनाइज होगा तो ये कैसे टूटेगा, आयनाइज होगा टूटेगा H प्लस आयन और कार्बोनेट आयन में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होता है, जो दिया है K2, ये K2 दिया हुआ है ये। फिर पानी से रिएक्शन करेगा, तो पानी से रिएक्ट करेगा, पानी के H को जोड़ लेगा, बनाएगा H2CO3 प्लस OH माइनस, और यहाँ पे K1 है ना। सॉरी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होगा, जो KW अपॉन इसका K आएगा, जो यहाँ बनेगा उसका K आएगा, H2CO3 बना, इसका K1 आ जाएगा। और बच्चों इसका मतलब हमको इसका और इसका एवरेज लेना है। H प्लस साइन चाहिए, अगर H प्लस साइन, तो H प्लस साइन हो जाएंगे रूट ऑफ K1 K2। और पीएच अगर चाहिए तो सीधे क्या आ जाएगा, pk1 प्लस pk2/2। ये आंसर चाहिए, ऐसे ही करना है जो ऊपर बताया था। ये लगता है इसका पीएच 8.34 आप निकाल पा रहे होगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा एक बार। 11 प्लस 7 कितना हुआ, 18। हाँ ठीक है, 9 के आसपास तो आ ही रहा, थोड़ा लॉक से कम होगा, सही लग रहा है। ये तो ऑन एन एवरेज तो लग ही रहा है ऐसा आएगा।
बोलते रहिए आप लोग। आंसर आ गया 8.34 सबका कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए। है तो छोटी सी चीज ना। ऋषभ, ऋषभ आंसर आ गया इसका? यस सर, आ रहा है बस। गुड। नेक्स्ट वाला एक बार और देखो, ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये भी एम्फीप्रोटिक है क्या? आप जो ले रहे हैं ना ये आयन, ये जैसे पोटेशियम हटाओगे क्या बनेगा? ये आयन बनेगा। ये तो एम्फीप्रोटिक है। कैसे? ये आयन, ये वाला आयन बनेगा। ये आयन, ये आयन आयनाइज होगा, तो आयनाइज भी होगा और हाइड्रोलाइज भी होगा ये, ठीक है ना? हाइड्रोलाइज कर लेना इसको। ओके, तो इसमें सीधे क्या करना है, ये pk1 pk2 इन दोनों का एवरेज ले लेना है। तो 2 पॉइंट सीधे पी दिस प्लस दिस बाई 2 करो, सीधे सीधे आ जाएगा। इसका आंसर आता है मेरे पास जो लिखा है 4.19। देखो क्या इसका पीएच 4.19 आता है? ठीक है, दिस प्लस दिस बाई 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ छोटे छोटे से। ये क्वेश्चन देखिए। हम्म व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन सोडियम एसीटेट? बच्चों सोडियम एसीटेट जो है ना, सोडियम एसीटेट जो है, मुझे लग रहा है ये सॉल्ट है, लेकिन इसका सॉल्ट है। वीक एसिड और Na स्ट्रॉन्ग बेस। Na का कॉन्जुगेट इसमें NaOH रहा होगा, और एसिटिक एसिड का, एसिटिक टाइम का कॉन्जुगेट एसिटिक एसिड रहा होगा। इसका इसका ये सॉल्ट है, राइट? अब अच्छा आप सोचो इसमें करना क्या है। फॉर्मूला तो हमने OH का कुछ याद नहीं किया, तो आप बेसिक तरीके से जाओ। बेसिक तरीका क्या होगा कि जैसे ही सोडियम एसीटेट को पानी में डालोगे, ये 100% आयनाइज होगा, एसिटेट आयन और सोडियम आयन में, राइट? ये आयन तो बेकार है, ये हाइड्रोलाइज होगा। कैसे होगा? ऐसे देखो जरा, CH3CO माइनस, पानी से रिएक्शन कराओ, पानी से, प्लस H2O। जब रिएक्शन होगी तो CH3CO माइनस आयन था ना, पानी का H इससे अटैच हो जाएगा और पानी का OH अलग हो जाएगा, ऐसे, है ना? ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है बच्चों। इसमें आप याद करोगे तो ये तो एक्सेस में, इसको हटा दो। अगर ये C था शुरू में, फिर बाद में क्या होता है, बाद में C में से CH जाता है, ये CH और ये CH बनता है, राइट? हम्म यानी OH आयन जो है वो CH के बराबर है। यहीं से शुरू करना है। OH आयन इक्वल टू CH है। H क्या होता है? KH बाई C होता है। तो ये अंदर रूट में जाएगा, C इंटू KH बचेगा, राइट? तो C और KH क्या होगा? KW अपॉन, यहाँ पे क्या बन रहा है ये एसिड, तो K इसका K आ जाएगा। बच्चों अब तो आपको सब कुछ तो पता है। देखो C आपको गिवन है, कहाँ दिया है C ये रहा कॉन्सेंट्रेशन, ये C है। K आपको गिवन है, कहाँ K है? ये रहा K। C और K पता है, KW को क्या दे दिया, OH आयन निकल आएगा। ठीक है ना? इस मतलब अगर फॉर्मूला नहीं लगे तो बेसिक कंसेप्ट से OH आ गया।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे पास जो गिवन है वो है 6.66 10 to -6 दिया हुआ आंसर मेरे पास, ठीक है। बच्चों दो छोटे क्वेश्चन और करिए फटाफट, ये लास्ट दो क्वेश्चन होंगे, इसके बाद हम कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिसिस के दोनों क्वेश्चन हैं, देखिए। सर दोनों के लास्ट वाले का आंसर क्या था? 6.66 10 to -6। इन दोनों क्वेश्चन को टोटली आप ही करें, मैं इनके सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप पूरा प्रोसेस आप करिए।
हाँ जी, आंसर आ गए दोनों के। दोनों के आंसर जो है मेरे पास। ये आंसर हैं, देखिए बच्चों, आ रहे हैं आंसर। धीरज, आपके आंसर्स आए हैं, धीरज कुमार? सर कर रहे हैं सर। चलो करो फटाफट, दोनों आंसर मैच हो जाए बताओ, तब आगे बढ़ें। और फिर हाइड्रोलिसिस से जुड़े सारे क्वेश्चन जो है इसी टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ क्या पूछा है, देखिए मुझे लग रहा है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड, इसमें वीक एसिड का कॉन्जुगेट है, वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। और हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट पूछा नहीं, एल एच पूछा है। तो यहाँ रूट ऑफ क्या होता है, रूट ऑफ के एच अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ के एच होता है। लेकिन अगर के एच बहुत छोटा है, इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ जब सिर्फ रूट ऑफ के एच बचेगा। और सिर्फ रूट ऑफ के एच बचेगा तो के एच होता क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी हो जाएगा, के दोनों भी। हाँ बस, रखो सब, देखो आई थिंक इसमें आंसर आ जाना चाहिए एच। ये जो आएगा अल्फा फ्रैक्शन में आएगा। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, पहला चीज। और पीएच इसका होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के और माइनस पी के बी। क्योंकि पी के भी दोनों बराबर हैं ये, तो ये तो जीरो हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, खाली पी के हाफ पी के डब्ल्यू बचेगा।
हाँ जी, आंसर आगे डिस्कस तो नहीं करना है? तो बच्चों हाइड्रोलिसिस का केस हो चुका है, ठीक है ना। आंसर्स आपने देख लिए हैं और हाइड्रोलिसिस का केस हो चुका है। हाइड्रोलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोलिसिस का केस सबको क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट भी आ सकता है और दूसरों के संग जोड़ के भी आ सकता है। अभी हमसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना, पीएच निकालना, इस एम्फीप्रोटिक आयन देखना, इन सब चीजों पे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगला टॉपिक जो है हमारा होगा बफर। ध्यान देना, अगर हाइड्रोलिसिस आपको क्लियर है तो बफर भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। बफर होता क्या है? तो बफर के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आप जानते हो बफर जो है ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को ऊपर नीचे नहीं होने देता, फिक्स रखता है, ऑलमोस्ट फिक्स रखता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा बफर सॉल्यूशन है, इसी में आयनिक नहीं। बफर सॉल्यूशन, बफर को हम लोग कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन। बफर कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन भी होता है और कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन बफर होता है जिसमें सिंपल चीज है कि अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, इस नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर हम 1 मिलीलीटर HCl मिलाते हैं, एक नॉर्मल सॉल्यूशन का पीएच मान लो 4 है, सपोज 4 है, 4 रैंडमली मैंने अज्यूम किया, आपका मन करे कुछ और कर लो। इसमें एक बूंद HCl मिलाया तो पीएच अचानक घट के 1 आ गया या 2 हो गया, 4 से घट के 2 हो गया। वहीं अगर ये बफर होता, एक बफर सॉल्यूशन होता, इसका पीएच 4 होता, इसमें आप 1 ml HCl मिलाते तो पीएच जो होता वो होता 3.99 इन अप्रॉक्स 4। वहीं पे एक बूंद अगर हम HCl मिलाते, 1 मिलीलीटर NaOH मिलाते, बेस मिलाते, इसका पीएच 4 से बढ़ के हो सकता 6.5 हो जाता, बहुत ज्यादा चेंज आता। लेकिन इसमें वही काम करते, 1 ml NaOH मिलाते तो पीएच जो होता वो 4.002 या अप्रॉक्स 4 ही रहता, अप्रॉक्स 4। तो आप देखते हैं बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच में चेंज ऑलमोस्ट नहीं होने देते। नॉर्मल सॉल्यूशन में एक बूंद HCl एक बूंद बेस मिलाने में बहुत ज्यादा पीएच में चेंज आता है, 4 से घट के 2 हो गया, 4 से बढ़ के 6.5 हो गया। लेकिन अगर ये बफर सॉल्यूशन होता तो पीएच में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं होता, ऐसा बफर सॉल्यूशन होता है। तो बफर में यानी बफर कुछ ऐसा होता है, बफर कुछ ऐसा होता है कि उसमें एसिड मिलाने का फर्क नहीं पड़ता, उसमें बेस मिलाने का फर्क नहीं पड़ता, वो एसिड को भी खत्म कर देता है, बेस को भी खत्म कर देता है, किसी का इफेक्ट उसमें होता ही नहीं है। तो कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन होता है। बफर का डेफिनेशन लिखने के लिए ये पॉइंट समझ लो, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड का फर्क नहीं, बेस का फर्क नहीं। एसिड मिलाने में पीएच चेंज नहीं होगा, बेस मिलाने में पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है इसको कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, ऐसा होता है। अब बच्चों तुरंत क्वेश्चन आएगा, बफर के अंदर ऐसा क्या होता कि एसिड का फर्क नहीं पड़ता, बेस का फर्क नहीं पड़ता, एसिड का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो गया, बेस का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो गया, बफर में ऐसा क्या होता है? तो कहते हैं, इसी को समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बफर में। कॉम्पोजिशन ऑफ बफर क्या होता होगा? तो देखो बफर का जो कॉम्पोजिशन है, बफर जो होता है वो ऐसा होता है
कि मान लो बोलते हैं इसमें बफर है, तो क्या क्या हो सकता है। अगर हमने ऊपर से एसिड मिलाया, एसिड, बफर ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो बफर में एसिड को कंज्यूम करने के लिए कोई एक एक बेसिक कंपोनेंट होता होगा, बेसिक कंपोनेंट होता होगा, बेसिक पार्ट। फिर इसमें अगर हम एसिड मिला, बेस मिलाते हैं, बेस, तो बेस को भी कंज्यूम कर लेता है ये। और बफर में बेस को कंज्यूम करने के लिए कोई एसिडिक पार्ट होता होगा, एसिडिक पार्ट। तो बच्चों, यानी बफर जो होता है, बफर में दो पार्ट होते हैं, एसिडिक बेसिक पार्ट आने वाले एसिड को कंज्यूम करने के लिए, और एसिडिक पार्ट आने वाले बेस को कंज्यूम करने के लिए। दो पार्ट होते हैं बफर में। बफर में कुछ ऐसा होता होगा कि इसमें एक बेसिक पार्ट होगा, आता होगा, आने वाले एसिड को खा जाता है। इसमें कुछ एसिडिक पार्ट होता होगा, आने वाले बेस को कंज्यूम कर लेता है, रहने नहीं देता, उसको खत्म कर देता, खा जाता है पूरा। ठीक है, तो बफर का कॉम्पोजिशन ऐसा होता होगा। तो बच्चों, बफर बनाना है तो हमें ऐसे एसिड बेस ढूंढने होंगे। बफर बनाना तो ऐसे एसिड बेस, ऐसे एसिड और बेस ढूंढने होंगे जो सॉल्यूशन में एक साथ रह सके बिना रिएक्शन के। ध्यान दीजिएगा, अगर बफर बनाना है तो ऐसे एसिड और बेस ढूंढने होंगे जो सॉल्यूशन में एक साथ रह सके बिना रिएक्शन के। और उनमें से बेसिक पार्ट आने वाले एसिड को कंज्यूम करेगा और एसिडिक पार्ट आने वाले बेस को कंज्यूम करेगा। राइट, एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट। तो लिखाने की जरूरत नहीं कि बफर के अंदर क्या होना चाहिए। बफर शुड कंटेन बेसिक पार्ट एंड एसिडिक पार्ट। एज बेसिक पार्ट किस लिए, इसलिए एसिडिक पार्ट किस लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर हो गया पूरा, बफर कैसा होना चाहिए, बफर में होना क्या चाहिए। ओके, अब बताओ, आप ऐसे एसिड और बेस ढूंढो, यूज करो जो एक साथ रह सके, सॉल्यूशन में रिएक्शन ना करें। ऐसे एसिड बेस आप ढूंढो, सोचो, जो एक साथ रहे और रिएक्शन ना करें। बच्चों, ये अभी अभी पढ़ाया मैंने, इसी चैप्टर में बताया था, एसिड बेस जो एक साथ रह सके। एक साथ रहने का मतलब इक्विलिब्रियम में रह सके। और कौन से एसिड बेस इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, कोई तो है जो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। कौन है वो, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा कोई ना कोई कॉन्जुगेट। तो यहाँ आप लिख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन देखिए, दीज एसिड बेस, सॉरी ये एसिड बेस दोनों की बात कर रहा हूँ, दीज एसिड बेस should coexist without reacting, without reacting, right? These acid base should coexist without reacting, which is possible only when, which is possible only when, मैंने क्या बताया, these acid base, I'm talking about these two, these acid base should coexist without reacting, which is possible only when, हाँ भाई, इक्विलिब्रियम में कौन रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है कि वीक एसिड रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो इरिवर्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा पूरा आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपने कॉन्जुगेट के संग इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, तो कौन रह सकता है, वीक एसिड या वीक बेस। तो ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं को एग्जिस्ट करें, एक साथ रहें, तो वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस के संग एक साथ रहेगा, वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ एक साथ रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से सोचिएगा जरा, क्या क्या हो सकता है यहाँ। So, which is possible only when weak acid or weak base are taken. Which is possible only when weak acid and weak base are taken, which can remain in dynamic equilibrium, which can remain in dynamic equilibrium with their conjugates, which can remain in dynamic equilibrium with their conjugates, right?
हाँ बच्चों, तो बफर बनाने के लिए हम्म तो बच्चों, बफर बनाने के लिए हमें एसिड एसिड बेस चाहिए जो एक साथ एग्जिस्ट करें, जो कि संभव कब है, जब वीक एसिड लिया जाए या वीक बेस लिया जाए, बिकॉज वीक एसिड एंड वीक बेस कैन को एग्जिस्ट along with their conjugates in equilibrium, राइट। देखिए एग्जांपल समझें, अगर अगर हम आपसे बोलें कि क्या NaOH या HCl, बच्चों HCl जो H प्लस और Cl माइनस में जाता है, ये 1 है तो ये 0 0, और बाद में जब ये 0 हो गया तो ये 1 और 1, मतलब ये जब ये है तब ये 0, और जब ये 0 तब ये है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों कॉन्जुगेट एक साथ नहीं रह सकते, तो बफर नहीं बनाएंगे, राइट। ये दोनों बफर नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड पूरा पूरा आयनाइज नहीं होता है, ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन में टूटता है। मान लो जो शुरू में 1 कुछ भी लोगे, सर ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा, 1 में से मान लो 0.4 चला गया, 0.6 बचा रहेगा, ये 0.4 और 0.4 बन जाएगा, ये और ये को एग्जिस्ट करके यानी बफर बनाएंगे। ये बफर बनाएगा, ये बफर नहीं बनाएगा। तो बफर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाता, बफर वीक एसिड बनाता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएगा, वीक बेस बनाएगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाएगा, वीक एसिड बफर बनाएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस बफर नहीं बनाएगा, वीक बेस बफर बनाएगा। समझ गए। बफर बनाने के लिए वीक एसिड वीक बेस चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपने कॉन्जुगेट के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलिए बच्चों, हमेशा बफर बनाने के लिए वीक एसिड और वीक बेस ही चाहिए, है ना, ताकि वे इक्विलिब्रियम में रह सकें। जैसे मेरा क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए, विल फॉलोइंग फॉर्म बफर और नॉट, फॉर्म बफर और नॉट। पहला HClO4 बच्चों अगर ले लें और साथ में मिला दें क्या, ClO4 माइनस है, ध्यान रखना ऐसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे क्या, HClO4 और साथ में ClO4 आयन नहीं है, ये कोई आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्ट के फॉर्म में ले लिया जाए NaClO4। क्या लगता है बच्चों, बफर बनाएगा, जल्दी बताओ देख के, ये बफर बनाएगा। अरे बोलते रहो आप लोग, तो पता लगेगा आप लोग बिल्कुल यस मतलब सर। हैं। हाँ बोलते रहिए सब लोग। बफर बनेगा इसका, सोच के बताइए जल्दी से। और भी कोई, बोलिए भाई। प्रिया, बताइए बताइए। शशि, साक्षी, बफर बनेगा नहीं बनेगा, कोई ऐसा बोलता है कि नहीं बनेगा तो बोले, बनेगा तो सब लोग बोल रहे हैं। अदिति आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये सब बनेगा। और सोच लीजिए, मुझे लगता है कि शायद नहीं बनेगा, क्योंकि HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इवन HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, याद करिए। HClO4 पर क्लोरिक एसिड
HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों एक ही बात है और मुझे लगता है बफर नहीं बनाएंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। पता होना चाहिए बफर बनाने के लिए वीक एसिड चाहिए, क्योंकि वीक एसिड इक्विलिब्रियम में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, तो इरिवर्सिबल होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए बफर नहीं बनाएगा। सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए नहीं बनाएगा, ठीक है ना। HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HClO4। दूसरा देखिए, अभी अगर हम रख देते हैं HCN और साथ में KCN, हाँ सर बनाएगा। क्यों क्यों? HCN वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट CN माइनस चाहिए है, बफर बनाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, NH4OH और अमोनियम आयन, हाँ सर बनाएगा बिल्कुल, लेकिन अमोनियम आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो NH4Cl के फॉर्म में लेना पड़ेगा, बफर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिए कि अच्छा H2S देखो, H2S बच्चों, H2S टूटता कैसे? H प्लस और HS माइनस में। HS माइनस फर्दर टूटता है किसमें? H प्लस और S माइनस माइनस में। मुझे लगता है ये बफर कौन बनाएगा? एक वो बफर जो इसमें इन दोनों आयनों का बफर होगा, एक ये बफर वन, दूसरा बफर ये बन सकता है HS माइनस, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये बफर बन सकते हैं। यहाँ दो बफर बनेंगे, बफर वन और बफर टू, ठीक है। ये दो बफर बनाएगा। बफर वन कैसा होगा? बफर वन देखो, H2S और HS माइनस आयन चाहिए, ये आपने किसी सॉल्ट की फॉर्म में ले लिया, KHS या NaHS, ये बफर बनाएगा, बफर वन बनाएगा। दूसरा देखिए, आपने HS ये ले लिया, HS माइनस आयन और ये, तो HS और सल्फाइड आयन। मान लीजिए आपने यहाँ पे पोटेशियम ले लिया, NaHS, यहाँ पे Na2S या K2S ले लो, ऐसा। हमें HS माइनस आयन सल्फाइड आयन चाहिए, बफर बनेगा। अब देखो बच्चों, अगर इन दोनों को मिला दें तो इसको और इसको मिला दें, बफर बनेगा। देखो H2S और सल्फाइड आयन का बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच के बताओ, तीसरा वाला, H2S में नहीं सल्फाइड आयन मिला, नहीं नहीं। नहीं बनेगा। H2S इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में है, सल्फाइड आयन यहाँ इक्विलिब्रियम में, दोनों एक ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं है। H2S का इक्विलिब्रियम यहाँ है, HS माइनस का इक्विलिब्रियम यहाँ है, दोनों साथ साथ इक्विलिब्रियम में नहीं, बफर नहीं बनेगा, ये बफर नहीं होगा तीसरा वाला। बफर H2S दो बफर बनाएगा, बफर वन और बफर टू, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एसिडिक बफर ऐसी बेस है, जैसे एसिड डिस्कस करें ऐसी बेसिक बफर होंगे। हाँ, बफर दो टाइप के हो गए, जो वीक एसिड बनाएगा वो एसिडिक बफर, जो वीक बेस बनाएगा वो बेसिक बफर, ठीक है। तो बफर के बारे में हम समझ गए कि टाइप्स ऑफ बफर में चलते हैं। अगला छोटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर क्या होते हैं? एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड इन्वॉल्व होगा और बेसिक बफर में वीक बेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। एसिडिक बफर में वीक एसिड बनाएगा, हाँ वीक एसिड, और ये बाई वीक बेस। जहां वीक बेस इन्वॉल्व हुआ बेसिक बफर, वीक एसिड इन्वॉल्व हुआ एसिडिक बफर। तो इतने टाइप के हमारे पास बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चलिए बच्चों, अब हम समझ गए कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर दो टाइप के बफर होते हैं। ये बनते कैसे हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, आइए उन पे जरा बात करते हैं। राइट डाउन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बफर। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बफर।
चलो बच्चों देखते हैं बफर बनेगा कैसे। तो फॉर्मेशन ऑफ बफर, फॉर्मेशन ऑफ बफर ये कैसे होगा? बच्चों जैसे पहले बात करते हैं एसिडिक बफर की, मैं एसिडिक बफर बताऊंगा बेसिक, वैसे ही आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बनाने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। सपोज हम ये बफर बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन बच्चों ये इक्विलिब्रियम में आए, हम चाह रहे हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए, ऐसा ये बफर बने। इसको बनाने के दो तरीके हैं, हम इस इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? डायरेक्ट मेथड में आप सीधे सीधे क्या करो, हम इमेजिन कर रहे हैं ये CH3COH और CO माइनस का इक्विलिब्रियम, हम दोनों को मिला दो साथ साथ, इसको मिलाओ सॉल्यूशन में, C1 ये मिलाओ, कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर ये मिलाओ और C2 मोलर ये मिलाओ, C2 मोलर। बच्चों डायरेक्ट है लेकिन इन दोनों को मिलाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत H+ आयन होगा तब ना इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। तो क्या करेगा, रिएक्शन हल्का सा फॉरवर्ड जाएगी, थोड़ा बहुत H+ आयन बनाएगी, हल्का सा H+ आयन बनेगा, इसके टूटने से H+ आयन होगा। ये हमने C1 ले लिया, ये C2 ले लिया, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के हल्का सा X जाएगा, ये X बनेगा और ये X बनेगा, बन गया। देखिए ये X जाएगा, वो X बनेगा और X बनेगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। अच्छा डायरेक्ट में समझ में आ गया। फिर इसका के एक्स कितना होगा, एक्स इतना होगा, इसका के मेंटेन हो जाए। के क्या हो जाए, के होगा एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन बना हुआ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बचा हुआ एसिटिक एसिड के। बच्चों होगा इस के इतना, एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ होगी कि इसका के मेंटेन हो जाए, ऐसा ये बफर बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड ये, डायरेक्ट मतलब जिनको इक्विलिब्रियम मिलाना उनको डायरेक्ट मिला दो पानी के अंदर, तो हल्का सा रिएक्शन फॉरवर्ड जाके H+ आयन बनाएंगे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे, कोएग्जिस्ट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट में हम दोनों को मिलाते हैं और इनडायरेक्ट में हम किसी एक को मिलाते हैं। इनडायरेक्ट में या तो इसको मिलाएंगे या फिर इसको मिलाएंगे, जिसको मिलाएंगे एक्सेस में मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट मेथड में हम दोनों कंसर्न आयन है, दोनों कंसर्न जो है ना कॉन्जुगेट, दोनों को मिलाते हैं एक साथ। बच्चों डायरेक्ट में हम दोनों को मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। डायरेक्ट मेथड में दोनों को डायरेक्ट मिलाना है, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, किसी एक को मिलाएंगे दूसरा बन के आएगा, हम एक को मिलाएंगे दूसरा बन के आएगा, और जिसको मिलाएंगे वो एक्सेस में होगा। देखिए कैसे, A2 इनडायरेक्ट मेथड, या तो इसको मिलाएंगे या इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हो गए, देखो इनडायरेक्ट मेथड में दो हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम सिर्फ हो सकता है एसिटिक एसिड को मिलाएं, CH3COH लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस में ले लिया, खाली इसको लें या खाली इसको भी ले सकते हैं, खाली एसिटिक आयन को ले लें। पहला केस है खाली एसिटिक एसिड को लिया, चलो अब बच्चों क्या किया, इसको एक्सेस में लेना, जिसको लेना है आपको एक्सेस में लेना। क्या लोगे, एसिटिक एसिड। अब ये एसिड है तो इससे रिएक्ट कौन करेगा, बेस, तो जो बेस लोगे उसको लिमिटिंग लेना। सपोज इसमें आपने NaOH मिला दिया और ये लिमिटिंग होगा, रिएक्ट करके बनाएंगे क्या, दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे, ये एसिड ये बेस सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। देखो ना सोडियम एसिटेट और प्लस H2। बच्चों मान लो ये 10 था, एक्सेस में था, ये 4 था, बाद में होगा क्या, ये लिमिटिंग है पूरा खत्म हो जाएगा 4 में से 4,
ये भी 4 गया तो 6 बच गया, ये बच गया 6, ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, बचा हुआ बना हुआ ये और बचा हुआ मिलके बफर बना देगा ना, ये ना, ये तो हम चाह रहे थे। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ, हम आउट ऑफ 2 कंपोनेंट किसी एक को मिलाएंगे और एक्सेस में मिलाएंगे ताकि वो बचा रहे और उसका कॉन्जुगेट बन के आ जाए। कॉन्जुगेट जो कि सॉल्ट के फॉर्म में बनेगा वो बना लिया हमने, ठीक है ना। कॉन्जुगेट को हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं बच्चों, कभी अकेला एक सिंगल आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्जुगेट को हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में लेंगे। तो ये मेथड क्लियर होगा पहला पार्ट कि हम चाहें तो एसिटिक एसिड एक्सेस में लेंगे, अब इससे रिएक्ट, ये एसिड है रिएक्ट करने वाला बेस ले लो, लिमिटिंग होना चाहिए, ये बचा रहेगा, ये बन के आ जाएगा, हो गया बफर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमने जैसे इसको एक्सेस में लिया, यानी इसको हम चाहें तो इसको भी एक्सेस में ले सकते, सोडियम एसिटेट आयन को। तो एक काम करिए, आप यहां से शुरू करते, इसको लेते तो ऐसा रहता, हमने एक्सेस में लिया किसको, कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन को, एसिटेट आयन सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और प्लस ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्सेस में है सोडियम एसिटेट, तो ये है क्या, ये कॉन्जुगेट बेस है, क्यों, और ये आयन तो फालतू है, सोडियम आयन तो वीक है, लेकिन यही स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जुगेट बेस है एसिटेट आयन, तो बेस सिलेक्ट करने के लिए एसिड चाहिए होगा। सोचिएगा यहाँ पहले केस में क्या था, ये एसिड था, सिलेक्ट करने के लिए बेस लिया, लिमिटिंग लिया, यहाँ क्या करेंगे, हमने सोडियम एसिटेट एक्सेस में लिया, हम चाहेंगे बचा रहे कॉन्जुगेट एसिड बन के आ जाए। तो बच्चों ध्यान रखें, क्या करेंगे, ये है क्या, सोडियम आयन तो वीक है क्योंकि NaOH का कॉन्जुगेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट वीक हो गया, लेकिन ये एसिड आयन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस रिएक्ट करने के लिए एसिड लेना पड़ेगा, और एसिड हम लिमिटिंग लेंगे, तो हमने एसिड लिया HCl और लिमिटिंग ले लो। इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, साथ में NaCl। अब बताओ बच्चों, ये मान लो आपने 10 लिया, ये आपने 4 लिया, तो 4 लिए, चलो बाद में क्या होगा, लिमिटिंग है, 4 में से पूरा 4 जाएगा, 0 बचेगा, ये 4 गया, 6 बच गया, 6 बचा हुआ ये और 4 ये, देखिए ये बना हुआ ये बना हुआ, ये बचा हुआ बफर फिर बना देंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड भी हमारे पास है, इनडायरेक्ट मेथड में हम किसी एक को मिलाते हैं, दूसरे को बनाते हैं, और डायरेक्ट मेथड हम दोनों को मिलाते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड को मिलाने बफर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या एसिटिक एसिड NaOH को मिलाने बफर बन सकता, हाँ बन सकता, बशर्ते NaOH लिमिटिंग हो। क्या सोडियम एसिड HCl मिलाने बफर बन सकता बशर्ते HCl लिमिटिंग में, ताकि खत्म हो जाए, हमारी कंडीशन बन जाए। इस प्रकार से बच्चों हमने एसिडिक बफर के डायरेक्ट मेथड बताए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड बताए, देख लीजिए ऐसे बफर बना सकते हैं। जेई में क्वेश्चन पहले भी आया है कि भाई कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम इनको इनको मिलाकर बफर बना सकते हैं, कई बार उसको आप टिक कर देते नहीं, क्यों, अरे को लगता है ये तो स्ट्रॉन्ग बी कैसे लगी, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनाए, बना सकता है, इनडायरेक्ट मेथड है, जो चाहिए वो हो जाए काम इसमें। तो जैसे मैंने एसिडिक बफर डिस्कस किया, क्या ऐसी बेसिक बफर आप कर लेंगे या मैं डिस्कस करूं, बेसिक बफर अपने आप कैच कर लोगे, वहां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। पार्ट बी जो है ना, बेसिक बफर के बारे में अपने आप खुद सोचिए, फटाफट लिखिए कॉपी में जल्दी से। बेसिक बफर भी हम बनाना चाह रहे हैं, ये वाला NH4OH NH4 प्लस और ClOH माइनस, ये बफर चाह रहे हैं हम, इसका और इसका बफर बनाना चाह रहे हैं, NH4OH और अमोनियम आयन का बफर बनाना चाह रहे हैं, राइट। हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट NH4OH और NH4Cl मिला दो, डायरेक्ट मिला दो दोनों को, और इनडायरेक्ट में क्या, एक को मिलाओ दूसरा बनाओ, ये आप अपने आप सोच पाओ तो ठीक है। सोच लो बच्चों, पार्ट बी नहीं सोच पाओ तो बस हमको बताओ, हम डिस्कस करें। पार्ट बी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खुद सोचो तो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है।
अच्छा बेसिक बफर हो गया, देखो जरा कि क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे। जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप इसी से क्वेश्चन लिंक करके बनने हैं पूरे। इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन कैसा आएगा, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन कैसा आएगा, पीएच कैसे निकालना होगा, ये सब चीजें। और जब क्वेश्चन आता है तो हाइड्रोलिसिस और बफर ये सब मिक्स क्वेश्चन आता है, कैसे होगा पहले एक बार डिस्कस कर लें इसको बफर को, फिर हम आगे बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा आप लोगों की क्लास 8:30 से लग रही है, आप लोग 7 o'clock क्लास कर सकते हैं? यस सर। नहीं सोच रहा हूँ, अभी अभी सब प्लान में है, जब पूछा आप लोगों से राय मांग रहे हैं, किसी को 7 o'clock क्लास करने में इशू तो नहीं है कि नहीं सर हमको नेटवर्क नहीं रहता है, लाइट नहीं रहती है, या कोई प्रॉब्लम रहती है कुछ भी? अभी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करके बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो और फास्ट कैसे कर सकते हैं आपका सिलेबस। ठीक है, थोड़ा तेज चलेगा। हाँ जी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की अपनी लिमिटेशन है ना, 4-4 घंटे 6-6 घंटे आप सीधे फोन में देखते रहिए तो फिर इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स मूड में पढ़ते रहिए। ये नहीं कि लगा 6-6 घंटे आपने फोन देखा और आँख खराब हो गई। फोन क्या, टीवी भी देखना है थोड़ा बहुत, है ना? फिर उसके अलावा थोड़ा अपना भी व्हाट्सएप फेसबुक देखना होगा, तो 6 घंटा क्लास, आधा घंटा फेसबुक, पता नहीं, ऐसे तो 8-9 घंटे स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो फिर आपको बेहतर पड़ता ना, इसलिए आप लोगों से पूछा, पूरा प्लान कर लेना। क्या, चलिए आइए बच्चों, क्या मैं इसको, देखिए इसको मैं डिस्कस करूं या आप सोच पा रहे हैं, जल्दी बताइए, छोड़ दूं? डिस्कस कर छोड़ पा रहे दीजिए। हैं? सोच छोड़ पा रहे हैं सब लोग? अपने आप कैच करिए इसको। हाँ, जैसे इधर मैथड है वैसे उधर है। चलिए अब देखो बच्चों, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है बफर के ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड है हमारे पास, है ना? और क्वेश्चन करते समय आज हम सिर्फ पीएच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पीएच होता कैसे है ना, कल पीएच निकालते कैसे भी बताएंगे। तो छोटा सा टॉपिक एक है पीएच ऑफ बफर। पीएच ऑफ बफर देखिए, बच्चों पीएच ऑफ बफर के लिए हम लोग हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन, पीएच ऑफ बफर में हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन क्या है फॉर एसिडिक बफर? देखो बच्चों, हेंडरसन इक्वेशन कहीं नया तरीका नहीं है। अगर एसिडिक बफर ऐसे है ना, ये तो उसका के लिखना है हमको सिर्फ। के क्या होगा? एसिटेटाइन H प्लस आयन अपॉन एसिटिक एसिड। ट्रीट लाइक वीक एसिड, कोई नई चीज थोड़ी है तो वीक एसिड। इसका H प्लस आयन निकालो, फिर पीएच निकाल लो। H प्लस आयन आ जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और अपॉन एसिटेटाइन। ये बच्चों पीएच निकालोगे, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। इसमें वैल्यूज रखोगे तो पीएच आ जाएगा, पीएच इक्वल टू आएगा पीके प्लस लॉग ऑफ, नीचे आएगा एसिड CH3COOH और ऊपर आएगा एसिटेटाइन। ठीक है ऐसे। तो बच्चों कई जगह इसको तो इसकी जगह इसको लिख देती है तो एसिड है ही, इसकी जगह एसिड लिख देते हैं। और ये कॉन्जुगेट आयन इसकी जगह फॉर्मूले में सॉल्ट लिख देते हैं कि कॉन्जुगेट आयन हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। भले ही हम सॉल्ट लिखें, सॉल्ट अपॉन एसिड, लेकिन लेना हमेशा कॉन्जुगेट आयन ही है।
हमेशा बच्चे ध्यान रखना ऊपर कॉन्जुगेट आयन को ही लेना है। सॉल्ट अपॉन एसिड होगा, लेकिन सॉल्ट लिखा जाएगा, लिया जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो पीएच इक्वल टू पीके लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना, बस सॉल्ट लिखा जाएगा, लेंगे कॉन्जुगेट आयन। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर जो पीएच आ जाएगा ये हो जाएगा पीकेबी, सॉरी यहाँ पीओएच होगा, पीओएच पीकेबी प्लस लॉग ऑफ यहाँ पे सॉल्ट अपॉन बेस। जहां सॉल्ट लिखा है लेना, वहां पे कॉन्जुगेट आयन ही है। एसिडिक बफर में जो होता है पीएच आता है, बेसिक बफर में पीओएच आता है। इसको हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, HENDERSON, हेंडरसन इक्वेशन। दोनों हेंडरसन इक्वेशन, ये भी हेंडरसन इक्वेशन है, ये भी हेंडरसन इक्वेशन है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये हम लोग कल देखेंगे, लेकिन हाँ इसी प्रकार से काम करते हैं बच्चों बफर के लिए, ठीक है। बफर का पीएच कैसे निकालेंगे, बफर के क्वेश्चन हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो कल करेंगे, और फिर इसके क्वेश्चन भी कल करेंगे। कल बफर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके नंबर 2 टॉपिक बचेंगे, एक है केएसपी वाला और दूसरा है इंडिकेटर वाला, ठीक है। तो आज आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अपने पैकेज में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, आपका जो पैकेज है उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक सेक्शन है, ठीक है। लेवल 1 में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक सेक्शन है, उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सारे क्वेश्चन बना जाएंगे। बफर के क्वेश्चन अगर आप पास आउट बैच हैं, बफर भी ट्राई कर सकते हैं, आपको पता होगा कुछ चीजें। अगर नहीं पता तो फिर जो आप अगर आप जानते हैं बफर, तो बफर को भी ट्राई करिए, नहीं तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ट्राई करेंगे इस क्लास में, ठीक है। आज के लिए नहीं, कल बोलो बेटा। सर आयोनिक इक्विलिब्रियम का वीडियोस भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आज वीडियो भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। ओटीपी बच्चों, ओटीपी भेजा, अटेंडेंस बना दीजिएगा। थैंक यू।